नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। भारत जनसंख्या में दुनिया में एक नंबर पर है। भारत का कुल आबादी 140 करोड़ है। दूध यानी मिल्क प्रोडक्शन में भारत दुनिया में एक नंबर पर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पशु भी भारत में ही पाया जाता है। भारत का ज़्यादातर आबादी पॉपुलेशन निरामिष भोजी वेजिटेरियन है। ज़्यादातर आबादी सुबह और शाम को दूध पीते हैं। खाने में मिल्क प्रोडक्ट जैसे पनीर, दही, घी, मलाई, मिठाई खाते हैं। बच्चों को भी सुबह शाम गाय का दूध चाहिए। बीमार और बुजुर्ग आदमी को भी सुबह शाम गाय का दूध चाहिए। सुबह का शुरुआत चाय के प्याला के साथ होता है और इसके लिए दूध चाहिए। ज़्यादातर पॉपुलेशन गाय भैंस नहीं पालते हैं क्योंकि ये लोग शहर में रहते हैं, और जो पॉपुलेशन गांव में रहते हैं वो लोग सुबह शहर को काम के खोज में जाता है और शाम को वापस आता है, तो इनके पास टाइम का कमी होता है और जगह का भी कमी है, इसीलिए ये लोग भी पशुपालन नहीं करते हैं। आप और हम में से शायद ही ऐसा इंसान होगा जो अमूल दूध का नाम नहीं सुना होगा या तो अमूल का दूध नहीं पिया होगा। जब भी दूध का नाम आता है तब अमूल का नाम आता है। हम लोगों का जहन में दूध मतलब अमूल बैठ गया है। आइए जानते हैं अमूल के बारे में। ये अमूल को खेरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन के नाम पे जाना जाता है और आसान भाषा में इसको आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम पे जाना जाता है। ये एक कोऑपरेटिव यूनियन है। यहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर है ये सब आनंद डिस्ट्रिक्ट का जितना भी पशुपालक है वही लोग ये यूनियन चलाते हैं। ये अमूल का मिल्क प्लांट और उसका पूरा कारोबार इंडिया के गुजरात राज्य का ये आनंद शहर में है। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कोऑपरेटिव मूवमेंट सहकारी आंदोलन से बना है। इसको बनाना इतना आसान नहीं था। इसको बनने का एक मज़ेदार कहानी है। इस कहानी में बहुत सारे हीरोज थे, जैसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी भाई देसाई, डॉक्टर हरिचंद मेहरा दलाया, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और खेरा या कैरा डिस्ट्रिक्ट का किसान पशुपालक। अमूल की स्थापना 14 दिसंबर 1946 में एक डेयरी यानी दुग्ध उत्पादक के सहकारी आंदोलन के रूप में हुई थी। ये किसी सहकारी आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट का लॉन्ग टर्म दीर्घ अवधि में सफलता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ये विकासशील देश में सहकारी कोऑपरेटिव उपलब्धि के श्रेष्ठतम उदाहरण में से एक है। पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करते थे, उसमें आज का गुजरात और महाराष्ट्र एक साथ होते थे। अंग्रेज हमारा ऊपर राज कर रहा था, हम गुलाम बने हुए थे। हमारा पशुपालक भाई को अपना दूध बेचने में बहुत दिक्कत हो रहा था। हमारा कहानी शुरू होता है अब। सन 1900 में एक पारसी बिजनेसमैन जिसका नाम था पेस्टोनजी एडुलजी, उन्होंने डेयरी बिजनेस में कदम रखा और 1915 में वो इंडिया का बॉम्बे शहर में डेयरी बिजनेस स्टार्ट किया। 1930 में वो गुजरात का आनंद शहर में पालसन डेयरी स्थापना की। उस टाइम इसका लागत 9 लाख रुपया आया था। उनका निक नेम था पोली, और उस समय ब्रिटिश राज चल रहा था और उसमें थोड़ा सा ब्रिटिश ट्विस्ट देकर पॉलसन डेयरी का नाम रखा गया। इसका ज़्यादातर कस्टमर अमीर इंडियन और ब्रिटिश नागरिक होते थे। एकलौता डेयरी होने के वजह से मार्केट में उनका बहुत ही ज़्यादा मनमर्जी चलता था
हमारे गरीब पशुपालक जब दूध बेचने उनके पास जाते थे, पल्सन का एम्प्लॉय लोग उनको ब्लैकमेल करते थे और बोलते थे ये रेट मिलेगा, बेचना है तो बेचो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। दूध एक पेरिसेबल आइटम होने के वजह से इसको अगर जल्दी से स्टोर नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी खराब हो सकता है। गरीब पशुपालक दुखी मन से उन्हें औने पौने दामों में दूध बेचना पड़ता था, क्योंकि और कोई खरीदने वाला नहीं था। पशुपालक किसान को जब इतना कम पैसा मिलता था अपना दूध के लिए, तब किसान फ्रस्ट्रेट होते थे, लेकिन गुस्सा होने के सिवाय उनके पास और कोई उपाय नहीं था। ऐसे करके पल्सन डेयरी दिन दोगुनी और रात चौगुनी के हिसाब से मुनाफा कमाते गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पल्सन डेयरी की मालिक एडोल्फ जी को पता चलता है कि ब्रिटिश आर्मी को बटर की सप्लाई में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ये बटर सप्लाई किया और बहुत पैसा कमाया। वो एक चतुर व्यापारी थी। 1945 तक इनकी बटर की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही थी 3 मिलियन पाउंड हर साल। नवंबर 1945 में बॉम्बे सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नया स्कीम शुरू किया जिसका नाम था बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिल्क सप्लाई स्कीम, यानी बॉम्बे मिल्क स्कीम। इस स्कीम के अनुसार कैरा डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे गांव से मिल्क ट्रांसपोर्ट करके बॉम्बे सिटी तक लाना था, जिसका डिस्टेंस 400 किलोमीटर था। इस दूध को बाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सब्सिडाइज्ड रेट में बच्चों और महिला को बेचता था। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने इसमें बिडिंग किया था, लेकिन पल्सन डेयरी का नेटवर्क को देखते हुए ये मिल्क ट्रांसपोर्टेशन का ठेका भी उसको मिला, जिससे पल्सन का मोनोपोली और बढ़ गया। यहाँ हमारी कहानी में एंट्री होती है पहला हीरो त्रिभुवन दास किसीभाई पटेल की। वो गांधी जी से इंस्पायर्ड समाज सेवक थे। सन 1930 में वो नमक सत्याग्रह सल्ट सत्याग्रह आंदोलन में जेल जा चुके थे। इन्होंने गांधी जी ने चलाई गई बहुत सारे मूवमेंट जैसे सिविल डिसोबीडियंस, रूरल डेवलपमेंट, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो मुहिम थी उसमें भाग लिया था। इसी साल 1945 में त्रिभुवन दास किसीभाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पशुपालक सरदार वल्लभ भाई को मिलने गया था। उनको पशुपालक ने अपना प्रॉब्लम के बारे में बताया था। ये पल्सन डेयरी कंपनी आने से पहले पशुपालक अपना दूध डायरेक्ट कस्टमर को अच्छा रेट पे बेचता था। ये पल्सन डेयरी आने के बाद वो अपना मन मर्जी से कौड़ी के भाव में दूध खरीदता है, और जब दूध नहीं खरीदना है तब हजारों बहाना बना के दूध वापस बेचते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पशुपालकों का प्रॉब्लम ध्यान से सुनने के बाद सबको ये सलाह दिया, आप लोग इकट्ठा यानी एकजुट हो जाओ, साथ में लड़ो, आपके हाथ में शक्ति है, आप स्वयं क्यों नहीं पराजित करते। यहाँ पे एक फार्मर्स कोऑपरेटिव बनाई जा सकती है जो बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल काम करेगा। किसान अपना दूध अपना रेट पे खुद बेच सकते हैं, लेकिन उस समय लाख टके की सवाल ये था कि क्या बॉम्बे मिल्क स्कीम का ब्रिटिश कमिश्नर इस किसान कोऑपरेटिव से डायरेक्ट दूध खरीदेगा या नहीं। अगर ब्रिटिश कमिश्नर इनसे डायरेक्ट दूध नहीं खरीदेगा तो किसान इस दूध का क्या करेगा। सरदार वल्लभ भाई ने कहा इसका एक ही उपाय है, दूध आंदोलन, मतलब मिल्क स्ट्राइक। किसान कुछ दिन के लिए अपना दूध बेचना बंद कर दे, इससे किसान को कुछ नुकसान इकोनॉमिक लॉस होगा कुछ दिन के लिए। जब सारे पशुपालक
दूध बेचना बंद कर देगा तो पॉल्सन डेयरी और बॉम्बे मिल्क स्कीम को दूध कहाँ से मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बात किसान पशुपालक को अच्छा लगा और सब पशुपालक सहमत हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भरोसेमंद साथी मोरारजी भाई देसाई को खेरा डिस्ट्रिक्ट भेजते हैं ये किसान कोऑपरेटिव बनाने में मदद करने के लिए और ज़रूरत पड़ी तो एक मिल्क स्ट्राइक कॉल करने के लिए। ऐसे स्थापना हुआ कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड 14 दिसंबर 1946 को। ये कोऑपरेटिव सिर्फ कैरा डिस्ट्रिक्ट पशुपालक किसान का था। अभी इसी को हम अमूल के नाम से जानते हैं। किसान ब्रिटिश बॉम्बे मिल्क स्कीम कमिश्नर के पास उनको मिलने जाता है और उनसे डिमांड करता है कि उनसे डायरेक्ट दूध खरीदे। जैसा उम्मीद था ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश कमिश्नर ने डायरेक्ट दूध खरीदने से मना कर दिया। पशुपालक के पास कोई चारा नहीं था और वो लोग दूध हड़ताल में चले गए। इससे पॉल्सन डेयरी और बॉम्बे मिल्क स्कीम को एक भी बूंद दूध नहीं मिला और पूरा बॉम्बे में एकदम दूध का हाहाकार लग गया। इससे पॉल्सन डेयरी पूरा बर्बाद हो गया और वो बंद हो गया। आखिरकार 15 दिन बाद ये ब्रिटिश कमिश्नर ये खेरा डिस्ट्रिक्ट आते हैं और पशुपालक से वो बात करते हैं और उनसे हाथ मिला के उनसे सलाह करता है और उनसे डायरेक्ट दूध खरीदना चालू कर देता है। ऐसे करके ये कोऑपरेटिव अपना दूध ये डायरेक्ट बॉम्बे मिल्क स्कीम को बेचता है। ये इनका पहली जीत है। त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल इंश्योर करते हैं कि ये कोऑपरेटिव गांव के सारे दूध उत्पादक पशुपालक के लिए खुला रहेगा। लोगों का धर्म नहीं देखा जाएगा, जाति नहीं देखा जाएगा, किसी का इकोनॉमिक स्टेटस सोशल स्टेटस क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 पर्सन 1 वोट का नियम चलेगा। हर कोई एक बराबर से वोट कर सकता है। अमूल कोऑपरेटिव 3 टायर स्ट्रक्चर पिरामिड जैसा है जो गांधी जी की सोशलिज्म की फिलोसफी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से प्रेरित थी। बॉटम लेवल पे एकदम नीचे है विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये आज के डेट में करीब 18,600 है। बीच में देखेंगे मिडिल में है मेंबर्स यूनियंस। ये 36 लाख किसान पशुपालक है। और एकदम ऊपर टॉप पर देखेंगे ये है फेडरेशन यूनियंस। हर डिस्ट्रिक्ट से ये स्टेट लेवल पे है। ये है करीब 18। जून 1946 में इस कोऑपरेटिव्स में 2 विलेज कोऑपरेटिव से शुरू हुआ और कुल दूध था 250 लीटर प्रतिदिन। 6 महीना बाद दिसंबर 1946 में इस कोऑपरेटिव को फॉर्मली रजिस्टर्ड किया था। 15 अगस्त 1947 में पूरे देश को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस स्वाधीनता यानी आज़ादी मिलता है। लेकिन खेरा डिस्ट्रिक्ट का पशुपालन किसान को पॉलिटिकल आज़ादी के साथ साथ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अर्थनैतिक आज़ादी भी मिलता है। फायदा सिर्फ अकेले किसान पशुपालक को नहीं हो रहा था बल्कि बॉम्बे मिल्क स्कीम का भी काफ़ी पैसा बचता था, क्योंकि बॉम्बे मिल्क स्कीम पहले पॉल्सन डेयरी से ज़्यादा महंगा रेट पे दूध खरीदता था और यहाँ पे बहुत कम रेट पे दूध डायरेक्ट कोऑपरेटिव से खरीद रहा है। समय के साथ साथ ये कोऑपरेटिव बड़ा होता गया और जून 1948 में अपना दूध की पेस्टुराइजेशन शुरू कर दी। पेस्टुराइजेशन मतलब रॉ दूध को पेस्टुराइजेशन प्लांट में एक पाइप में से जाने दिया जाता है और वो पाइप का टेम्परेचर
72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 15 सेकंड के लिए जाने दिया जाता है। ये प्रोसेस 1 घंटे तक रिपीट किया जाता है। इससे दूध में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो सब कीटाणु नष्ट हो जाता है। इसके बाद 4 डिग्री वाला पाइपलाइन से आगे की तरफ जाने दिया जाता है और बाद में उसको स्टोर किया जाता है। इससे दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और दूध बहुत दिन तक खराब नहीं होता है। 1948 की एंड तक 432 फार्मर्स इन विलेज कोऑपरेटिव में हिस्सा बन चुका था और रोजाना 5000 लीटर दूध की सप्लाई हो रहा था। इस कहानी में एंट्री होती है दूसरे बड़ी हीरो की, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। उनका जन्मदिन 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के नाम पर पूरे भारत में मनाया जाता है। उनका जन्म 26 नवंबर 1921 में कोझिकोड केरला में क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। साल 1940 में वो फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया लोयोला कॉलेज चेन्नई से और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया गुंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई से। बाद में वो टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर को ज्वाइन किया था। उन्होंने सरकारी स्कॉलरशिप के लिए एक इंटरव्यू दिया और उनको इंटरव्यू में पूछा गया व्हाट इज़ पेस्चुराइजेशन। उन्होंने सीधा जवाब दिया इसका कुछ लेना देना है दूध की हीटिंग से। इंटरव्यूअर कहते हैं थैंक यू, आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है डेयरी इंजीनियरिंग का स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि एकलौती स्कॉलरशिप बची थी। इसकी मदद से इन्होंने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करी थी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी बेंगलोर में। फिर वो मास्टर डिग्री करने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका चले गए थे। उनको स्कॉलरशिप मिली थी डेयरी इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, लेकिन कुरियन साहब के खुद के शब्द में वो कहते हैं कि उन्होंने चीटिंग की थी और एक्चुअल में वो मेटलर्जी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने लगा, क्योंकि उनको एक्चुअल में इंटरेस्ट था न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने में। जब वो वापस इंडिया लौटता है तब इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कहता है कि आप सरकारी स्कॉलरशिप से पढ़े हो तो सरकार के लिए आपको कुछ तो करना होगा। सरकार के तरफ से एक बॉन्ड थी। जब उनको स्कॉलरशिप मिला था उनको सरकार का सुनना पड़ा। मई 1949 में सरकार ने उनको ऑफिसर बना दिया डेयरी डिवीज़न का और उनको आनंद शहर में गवर्नमेंट बटर मेकिंग फैक्ट्री में भेज दिया गया 350 रुपया मंथली सैलरी में। उस समय उनका यही मकसद था कि जल्दी से जल्दी बॉन्ड ख़त्म करो और यहाँ से निकलो। चांस की बात ये था कि वो जिस सरकारी बिल्डिंग पर बटर फैक्ट्री में काम कर रहा था ये एक शेयर्ड बिल्डिंग भी था, जिसमें कैरा यानी खेरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन का भी मिल्क प्लांट था। लाकीली एक दिन कुरियन साहब का मुलाकात होता है त्रिभुवन दास किसीबाई पटेल से, जो पैशनेटली काम करते हैं कोऑपरेटिव को बिल्डअप करने और पल्सन डेयरी कंपनी के खिलाफ फाइट करते। वर्गीस कुरियन साहब त्रिभुवन दास पटेल की इस काम करने का जज्बे को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। वर्गीस कुरियन उनको मदद करता था जब भी उनका डेयरी प्लांट का कोई भी इक्विपमेंट टूट जाती थी। डॉक्टर कुरियन उनका यह पुराना इक्विपमेंट रिपेयर करते करते थक गए तो एक दिन उन्होंने त्रिभुवन दास पटेल को कहते हैं कि आप लोग एक नया प्लांट क्यों नहीं खरीद लेते हो। त्रिभुवन दास पटेल ने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है ये, और लार्सन एंड टर्बो कंपनी का वो एक नया प्लांट खरीद लेते हैं। जिस समय उनकी ये नया प्लांट का इक्विपमेंट आने वाली थी उस समय डॉक्टर कुरियन को पता चलता है कि उसकी सरकारी सर्विस की बॉन्ड का टाइम ख़त्म हो गया है और उनको सरकारी सर्विस से रिलीज़ कर दिया गया है।
आप वो चाहे तो अभी बॉम्बे जाकर किसी बड़ी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिभुवन दास पटेल को इस बात का पता लगता है और वो इमोशनल हो जाते हैं। उसने डॉक्टर कुरियन को ना जाने को कहा और उनके साथ कोऑपरेटिव में काम करने के लिए इमोशनल रिक्वेस्ट किया। डॉक्टर कुरियन भी मान जाते हैं और उनके साथ काम करने लगे। अगले साल 1950 में डॉक्टर कुरियन को कोऑपरेटिव का एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया जाता है। वर्गीस कुरियन का अपना ऑटोबायोग्राफी आई टू हैड ए ड्रीम में लिखते हैं कि वो वहाँ पर इसलिए नहीं रुके कि उनका कोई बड़ा नोबेल इंटेंशन था कि दुनिया को बताना चाहता था। वो वहाँ पर इसलिए रुके क्योंकि उनको वो काम करने में मज़ा आता था। वो रियलाइज़ किया कि सिर्फ पैसा कमाना ही ज़िंदगी का सेटिस्फेक्शन नहीं है। ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन वो काम करने से मिलती है जो काम करने से खुद को मज़ा आता है। यहाँ पर पैशन है जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है। अपने काम में सेटिस्फैक्शन को ढूंढते ढूंढते उन्होंने देश को ही बदल डाला। 1953 तक आते आते इतना ज़्यादा दूध प्रोड्यूस होने लगा कि बॉम्बे मिल्क स्कीम इतना दूध खरीद नहीं पा रहे थे। क्या किया जाए ये एक्स्ट्रा दूध के साथ? एक ही सॉल्यूशन बचता है, उस एक्स्ट्रा दूध का इस्तेमाल करके मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाए। यहाँ पर मिल्क पाउडर यानी दूध पाउडर बनाने का फैसला लिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भैंस बफलो की दूध को इतनी आसानी से स्प्रेड राइट करके मिल्क पाउडर में बदला नहीं जा सकता था। यहाँ पर एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आविष्कार की ज़रूरत थी। कहावत है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब ज़रूरत पड़ने पर ही नया आविष्कार सृष्टि होता है। डॉक्टर कुरियन का दोस्त डॉक्टर हरिश्चंद्र मेहरा दलाया ने दुनिया का पहला भैंस यानी बफलो मिल्क स्प्रे ड्रायर बनाता है। 31 अक्टूबर 1955 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन पर कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन का ये पाउडर प्लांट का इनॉग्रेशन किया था। उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये दुनिया का पहला बफलो मिल्क यानी भैंस का दूध का पाउडर प्लांट है और एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिल्क प्लांट था। यहाँ पर हर रोज 1 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग होता है। अमूल बटर भी बनाने लगता है, लेकिन पॉल्सन की बटर के सामने ये फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि अमूल बटर बफलो यानी भैंस का फ्रेश दूध से क्रीम निकलकर बटर बनाता था सेम डे पे। इसकी वजह से बटर की कलर वाइट होता था। अमूल बटर ना ही नमकीन टेस्ट था, कलर वाइट था। कस्टमर को लगता था कि ये बटर नहीं है। पॉल्सन गाय यानी काऊ का बासी दूध से क्रीम निकलकर बटर बनाता था। दूध को बिना रेफ्रिजरेशन के 10 दिन तक रखा जाता था ताकि थोड़ा खट्टा टेस्ट आ जाए। लैक्टिक एसिड का जो बैक्टीरिया है वो भी अपना काम दिखाए और इसमें बहुत ज़्यादा नमक मिलाता था। इसके वजह से इसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा दिन तक ठीक रहता था और स्टोर भी ज़्यादा दिन तक होता था। काऊ यानी गाय का दूध के वजह से पॉल्सन का बटर का कलर येलो होता था। अमूल ने पॉल्सन को मार्केट में टक्कर देने के लिए अपने बटर में नमक मिलाना और येलो कलर पाउडर मिलाना चालू कर दिया। इससे अमूल का डिमांड ज़्यादा हो गया और पॉल्सन का बटर बंद हो गया। एक ब्रांड नेम की ज़रूरत पड़ी क्योंकि दूध और मिल्क प्रोडक्ट के लेबल पर एक ब्रांड नेम चाहिए। 1956 में लेबोरेटरी में काम कर रहे एक केमिस्ट ने अमूल नाम सजेस्ट किया। यह अमूल नाम आया अमूल्य एक संस्कृत शब्द से। इसका मतलब है प्राइसलेस, मतलब जिसका मूल्य ना
लगाया जा सकता है। 1966 में सिल्वेस्टर गुना ने यह अमूल गाल लॉन्च किया था। ये अमूल गाल ये पॉल्सन का बटर गाल का अगेंस्ट में था। अमूल कंपनी का कामयाबी को देखते हुए गुजरात में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स लोग मिलके कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन बनाना चालू कर दिया। ये सब डिस्ट्रिक्ट का मिल्क यूनियन के बीच में आपस में प्रोडक्ट का कंपटीशन ना हो, इसलिए सब एकजुट होकर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का स्थापना किया और अमूल के ब्रांड नेम पे ही सब मिल्क यूनियन ने अपना प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चालू कर दिया। ये अमूल कोऑपरेटिव मॉडल के बारे में अगर जानेंगे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में करीब 13,000 गांव का 36 लाख किसान पशुपालक ये कोऑपरेटिव का मेंबर्स है और यही लोग इस अमूल कोऑपरेटिव का मालिक है। हर गांव में मिल्क कलेक्शन सेंटर बना हुआ है और किसान पशुपालक दिन में 2 बार सुबह और शाम को अपना पशु का दूध निकालकर ये मिल्क कलेक्शन सेंटर में जमा करके आता है। अपना दूध का फैट परसेंटेज के हिसाब से जितना भी पैसा बनता है वो उसी टाइम उनका बैंक अकाउंट में जमा होता है। ये कलेक्शन सेंटर में जितना भी आदमी काम करता है वो उसी गांव का पशुपालक लोग होते हैं और उनको महीने में तनख्वाह मिलता है। ये दूध उस मिल्क कलेक्शन सेंटर में कूलिंग यूनिट में रखा जाता है और इमीडिएटली मिल्क टैंकर आके उस दूध को वहाँ से नज़दीकी मिल्क प्लांट पे लेके जाता है। उस दूध का मिल्क प्लांट में जांच पड़ताल होने के बाद ये पैकिंग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बनता है और वहाँ से पैकिंग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट डीलर के पास जाते हैं और डीलर से वो रिटेलर के पास जाते हैं और सुबह होने से पहले ही वो कस्टमर के पास जाते हैं। 1960 में ये पूरी सप्लाई चेन डॉक्टर भार्गीस कोरियान और श्री त्रिभुवन दास पटेल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह 36 लाख किसान पशुपालक विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजिंग कमेटी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैनेजिंग कमेटी भी डेमोक्रेटिकली वोट देकर 1 साल के लिए चुनता है और पूरा साल का जो इनकम है प्रॉफिट और लॉस, जैसे पिछले साल पूरा मिल्क कलेक्शन था 2.63 करोड़ लीटर पर डे और सेल्स टर्नओवर था 46,000 करोड़। जो भी प्रॉफिट होता है अमूल में वो पूरा कैलकुलेशन करके ये 36 लाख किसान पशुपालक को बोनस के रूप में दिया जाता है। जितना दूध जिस पशुपालक ने जमा किया है पूरा साल में उसके हिसाब से उनको बोनस के रूप में लाखों रुपया उनको मिलता है। अमूल अपना किसान पशुपालक को अपना फीड प्लांट से सब्सिडाइज रेट पे पशु का दाना रेगुलरली सप्लाई करता है। अमूल का एक वेटनरी टीम है जो रेगुलरली ये पशुपालक किसान का पशु को वेटनरी ट्रीटमेंट ये अमूल का एक कन्वेंशनल सीमेंट स्टेशन आनंद में है और हाल ही में ये अमूल एबीएस के साथ टाई अप करके एक शेख सीमेंट लैब वहाँ पे इस्टेब्लिश कराया। इस प्रोग्राम के तहत मैं और मेरा वेटनरी डॉक्टर साथी एबीएस का हम लोगों को सौभाग्य हुआ था कि हम लोग अमूल का जो वेटनरी नेटवर्क है, जो उनका एआईटी नेटवर्क है, उनको हम ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। तो इस नाते हम अमूल का सिस्टम वो कैसे काम करता है उसका जानकारी लिया था और आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको जानकारी दिया हूँ। तो अमूल के सक्सेस इस तरह से हुआ था और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई ना कोई आदमी
ये त्रिभुवन दास बनना है या तो फिर भार्गीस कोडियान बनना है, ताकि जो हमारा पशुपालक अपने अपने एरिया में पशुपालक का शोषण हो रहा है, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि उनको दूध का रेट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे भी आप लोग इस तरह का कोऑपरेटिव बनाइए और पशुपालक का जिंदगी खुशहाल रखिए। धन्यवाद।